दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 चांद के सफर पर है और बहुत जल्द ये लैंड करने वाला है। केवल 4 दिन का समय ही बचा है और दोस्तों 23 तारीख को ये वहां पर लैंड करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि भारत आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी लगा करके इसे लैंड करवाने वाला है। दोस्तों क्या भारत उसी टेक्नोलॉजी पर काम करेगा जिस पर कभी अमेरिका ने काम किया था, कभी रूस ने काम किया था और अभी हाल ही में चीन ने भी अपना एक मून मिशन चांद की डार्क साइड के ऊपर लॉन्च किया था जिसका नाम था चांगे 5। इसकी लॉन्चिंग भी 2020 के अंदर हुई थी और वो बाकायदा वहां से सैंपल लेकर के धरती के ऊपर लौटा था। तो क्या दोस्तों भारत भी उसी टेक्नोलॉजी पर उसी तरीके से अपने इस यान को लैंड करवाने वाला है या फिर वहां पर कुछ खास होने वाला है? और दोस्तों क्या अब भारत चीनी अंतरिक्ष यान की तकनीक का ही पूरी तरह से इस्तेमाल करने में लग जाएगा या फिर अमेरिका द्वारा मानव मिशन के दौरान जो तकनीक काम में ली गई थी उस विधि का प्रयोग इस बार चंद्रयान 3 करने वाला है? यानी दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 कुछ तगड़ा ही कमाल करने वाला है और अब वो क्या कुछ करेगा इसको जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो पर लगातार बने रहिए कि भारत अगर चीन वाली तकनीक का यूज करता है, अमेरिका वाली तकनीक का यूज करता है या फिर रूस वाली पुरानी तकनीक का यूज करता है तो कैसे लैंडिंग हो सकती है या फिर इसरो ने कुछ अलग ही डिजाइन किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 की तकनीक को और इसकी पूरी चीजों को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि इससे पहले जो यान गए हैं वो कौन सी तकनीक और कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में अभी केवल एक ही देश ऐसा है जिसने चांद की डार्क साइड में अपना यान उतारा है और उसे वापस धरती पर भी लेकर के आ गया है और वो देश है चीन। इससे पहले अमेरिका आज से 54 साल पहले इंसानों को सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चांद की सतह पर उतार चुका है और सुरक्षित वापस लेकर के भी आ चुका है। लेकिन अमेरिका ने चांद की डार्क साइड में अभी तक कोई भी यान या फिर मानव मिशन नहीं भेजा है। लेकिन चीन ने चंद्रमा की डार्क साइड में जिस तरह से हम चंद्रयान को भेज रहे हैं वैसा ही उसने चंद्रमा की डार्क साइड में अपनी यान को उतारा है और उतारने के बाद वहां से बाकायदा सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। बड़ी बात यह है कि चीन ने अपने सभी टारगेट्स को अचीव किया और वहां से उड़ान भर करके वो वापस धरती पर भी सुरक्षित आ चुका है। तो दोस्तों क्या चंद्रयान 3 भी उसी विधि का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेगा और भारत का जो चंद्रयान 4 है 5 है वो क्या भारत के लिए वहां से सैंपल लेकर के वापस आने वाला है? और दोस्तों अगर वो वापस लेकर के आएगा तो क्या फिर वहां पर कोई लॉन्च पैड बनाया जाता है या फिर दोस्तों किसी कमर्शियल फ्लाइट की उड़ान के लिए जिस तरीके से हवाई पट्टी बनाई जाती है क्या चांद पर ऐसी कोई हवाई पट्टी मौजूद है? क्या कोई लॉन्च पैड वहां पर मौजूद है जो रॉकेट या फिर यान को उड़ा करके वापस धरती पर भेज दे? दोस्तों इस बात को समझने के लिए हमें नासा, रूस या फिर चीन वाले मिशन के बारे में समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों चांद पर जाकर के वापस धरती पर आने की प्रोसेस सबसे पहले नासा ने स्टार्ट की थी जब उन्होंने अपना पहला इंसान मिशन धरती के ऊपर उतारा था। इस मिशन का नाम था अपोलो 11। इस मिशन के द्वारा अमेरिका ने इंसानों को सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चांद पर उतारा और चांद से वापस उड़ान भर करके उन्हें सुरक्षित धरती पर लेकर के आया था। ये 54 साल पुरानी बात है। 16 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन अपने विशाल सैटर्न बी रॉकेट के ऊपर अपने अपोलो मिशन यान में सवार हो गए थे और दोस्तों महज 11 मिनट में ही वो धरती की कक्षा में एंटर हो गए। दोस्तों अपोलो 11 वो अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने चंद्रमा पर सबसे पहले इंसान को उतारा था। वहां 3 में से 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद की धरती पर उतरे थे तो वहीं तीसरे एस्ट्रोनॉट्स माइकल कॉलिन चांद की कक्षा के अंदर चक्कर लगाते रहे और कमांडिंग मॉड्यूल कोलंबिया में बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों इधर ये दोनों अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतर गए थे लेकिन इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव था सही सलामत चांद से धरती पर वापस आना। और दोस्तों इसमें अमेरिका पूरी तरह से सक्सेस भी रहा। अपने मिशन को पूरा करने के बाद में उसके दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट के लैंडर मॉड्यूल ईगल पर बैठ गए और इस यान में 2 इंजन लगे हुए थे, एक डिसेंट इंजन और दूसरा असेंट इंजन। डिसेंट इंजन का काम यान को नीचे उतारना था यानी कि चंद्रमा पर लैंडिंग करवाना था जो पूरा हो चुका था और इसके बाद में अब दोस्तों इसका कोई काम नहीं बचा था। इसलिए दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों ने यान के अंदर बैठते ही सबसे पहला काम जो किया वो डिसेंट इंजन को यान से अलग कर दिया जो उन्होंने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दिया और चांद पर ही उस इंजन को छोड़ दिया गया ताकि यान का वजन कम हो जाए और इसके बाद असेंट इंजन को स्टार्ट किया गया। असेंट इंजन का काम इसे चांद की धरती से उड़ान भर के चांद की कक्षा में लाना था। इसके बाद दोनों ने चांद की सतह से ऊपर उठने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जिसके बाद असेंट इंजन थ्रस्ट पैदा करके धीरे धीरे चांद की कक्षा की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों चंद्रमा की सतह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का छठा हिस्सा ही है और यही कारण है कि चांद से जब यान वापस धरती के लिए उड़ान भरता है तो उसे पृथ्वी की तुलना में बहुत कम ईंधन की जरूरत होती है और बहुत कम थ्रस्ट से ही ये आसमान की ओर उड़ान भर सकता है।
तो नासा का दोस्तों ये ईगल लैंडर भी असेंट इंजन की मदद से चांद से वापस धरती की ओर उड़ान भर करके चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहे कोलंबिया, जिसमें माइकल कोलिंग उनका इंतजार कर रहे थे, वो कक्षा के अंदर ही चक्कर लगा रहा था और उस कोलंबिया यान के साथ में जुड़ गया। जिसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन भी ईगल लैंडर से कमांड सेंटर कोलंबिया में एंटर कर गए। अब ईगल लैंडर और उससे जुड़ा असेंट इंजन का कोई भी काम नहीं बचा था, लिहाजा धरती पर वापस आने वाले मॉड्यूल का वजन कम करने के लिए इसे भी चांद की कक्षा पर ही छोड़ दिया गया। इसके बाद माइकल कोलिंग ने कमांड मॉड्यूल का इंजन ऑन किया और अर्थ इजेक्शन फेज की शुरुआत की, जिससे वो स्पेसक्राफ्ट चांद के गुरुत्वाकर्षण कक्षा से बाहर निकल करके धरती की ओर बढ़ने लग गया। अब दोस्तों अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण काम बचा था, जो स्पेस शटल से अंतरिक्ष यात्रियों वाले केबिन को अलग करने का था और पृथ्वी के वातावरण में पहुंचने से पहले ही इसे अलग भी कर दिया गया, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों वाले त्रिकोण आकार केबिन की जो मॉड्यूल पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के उतरने वाला था, उसे इस स्पेस शटल से अलग कर दिया गया ताकि वो हल्का हो जाए और वो त्रिकोण आकार की बनावट की वजह से हवाओं को चीरता हुआ धरती के वातावरण में एंटर कर जाए। जैसे ही दोस्तों स्पेसक्राफ्ट धरती की ग्रेविटी की सीमा के अंदर दाखिल हुआ, तो धरती की ग्रेविटी की वजह से वो तेजी से धरती की ओर बढ़ने लग गया। दोस्तों ये मॉड्यूल जब निश्चित ऊंचाई पर आ गया तो उसमें लगे 3 पैराशूट खोल दिए गए, जिसकी वजह से मॉड्यूल की रफ्तार और कम हो गई और उसने प्रशांत महासागर के अंदर अपनी लैंडिंग करवा ली। दोस्तों इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत नासा की टीम ने रेस्क्यू कर लिया और इस तरह से 24 जुलाई 1969 के दिन नासा के इस कमांड मॉड्यूल ने चांद से लेकर धरती तक की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। दोस्तों साल 2020 में इसी 54 साल पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चीन ने भी अपने मून मिशन को लॉन्च किया था, लेकिन इसमें कोई इंसान नहीं था। इस मिशन में केवल लैंडर में रखे हुए एक सैंपल कलेक्ट करने वाले भाग को ही पृथ्वी पर वापस लाना था। दोस्तों चीन के इस मिशन ने भी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके बाद अपने रोबोटिक पार्ट की मदद से लूनर सैंपल कलेक्ट करके धरती पर वापस ले आया। दोस्तों ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी सेम वैसी की वैसी ही थी और दोस्तों चीन का वो यान मंगोलिया के ऊपर लैंड हुआ था, जहां से उसे रेस्क्यू करके लूनर सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया गया। अब दोस्तों बात आती है हमारे चंद्रयान 3 की, जो अब चांद के ऊपर लैंड करने वाला है और उसके अंदर हमारा रोबोटिक यान बाहर निकलेगा और वो चांद की सतह पर कई सारे प्रयोग करने वाला है और ये पूरा का पूरा काम 14 दिन तक चलने वाला है। दोस्तों 14 दिन काम करने के बाद में ये यान पूरी तरह से निष्क्रिय भी हो सकता है, क्योंकि तब वहां पर तापमान बहुत कम हो जाएगा, लिहाजा ये निष्क्रिय हो सकता है। यानी दोस्तों ठीक से कहा जाए तो जो तकनीक अमेरिका ने यूज की है, जो तकनीक चीन ने यूज की है और जो तकनीक रूस यूज कर रहा है, ठीक वैसी ही तकनीक के सहारे भारत भी वहां पर अपनी एंट्री मार रहा है। लेकिन भारत का तरीका थोड़ा सा अलग है। इनके यान बिल्कुल डायरेक्टली वहां पर चांद के ऊपर पहुंचे थे, लेकिन भारत धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर चंद्रमा की ग्रेविटी का यूज करते हुए अपने यान को आगे बढ़ा रहा है और साथ ही ये काफी किफायती भी है। यानी जिस कीमत पर चीन ने भेजा है, रूस ने अपना यान भेजा है या फिर अमेरिका ने भेजा है, उसके मुकाबले भारत का यान बहुत ही कम कीमत के ऊपर वहां पर पहुंचा है और अब वो लैंड करने वाला है।